सोमेश भितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत। आज मोटिवेशन फॉर यूथ कार्यक्रम के तहत हमने जो नया स्टार्ट किया है उसके तहत आज हमारे बीच गेस्ट के रूप में आए हैं डॉक्टर शकुंतला राज मैडम, जो कि अभी गवर्नमेंट क्रांति कुमार भारती कॉलेज शक्ति में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ हैं। मैडम ने 2012 बैच की है मैडम, पीएससी से सिलेक्टेड हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम मैडम के बारे में परिचय जानेंगे, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानेंगे कि कैसे उन्होंने वहाँ तक अपना सफ़र तय किया है असिस्टेंट प्रोफेसर आने तक, इन संबंध में। चलिए, सबसे पहले मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें अपना वक्त दिया है। और मैं चाहता हूं कि जो हमारे नए स्टूडेंट हैं वो आपके ज्ञान का, आपके अनुभव का लाभ लेवें। हमारे चैनल का बस यही उद्देश्य है कि हम जो भी यहाँ पर चर्चा करेंगे वो स्टूडेंट केंद्रित रहेगा, स्टूडेंट को ध्यान में रख के हम ये सब कर रहे हैं ताकि बच्चे समझें कि कोई चीज़ इतना आसान होता नहीं। तो सबसे पहले मैडम मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना परिचय बताएं, आप कहाँ से हैं, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में एक विस्तार से थोड़ा बताएंगे दर्शक करेंगे। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने एक इतना अच्छा चैनल बनाया है और इसके लिए आपने मुझे चुना है। तो मैं अपना बताना चाहूँगी, मैं डॉक्टर शकुंतला राज, ये छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरा गांव कलमी पाठ है जो कि खरसिया ब्लॉक के अंतर्गत आता है। मैं वहाँ अपना स्कूलिंग पढ़ाई अपने गांव में करी। उसके बाद 6 किलोमीटर दूर एक त्यूर करके है, पोस्ट त्यूर होता है हम लोग का, वहाँ मैंने अपना 8वीं तक का पढ़ाई किया। उसके बाद शक्ति, जो कि अभी वर्तमान में जिला है, मैंने वहाँ पर अपना पढ़ाई 11th तक किया। 11th के बाद मैंने वहाँ पर से अपना टीसी निकाल कर 12th की पढ़ाई, पूरे क्लास सुने होंगे झाराड़ी, जहाँ पर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर मैंने अपना 12th की पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन के लिए अपने शक्ति कॉलेज, एलएनडी कॉलेज है, मैंने वहाँ पर कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन करने के बाद अब फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि मेरे घर में सभी पढ़े लिखे हैं। मेरे पापा हेडमास्टर थे, ये जो पहाड़ के उस पार है, तो वहाँ पर वो जॉब करते रहते थे, कर रहे थे। तो फिर मेरे माइंड में ये था कि कहीं ना कहीं हमको इस फील्ड में रहना है और उनको अच्छा बेस्ट करके दिखाना है। पैसे से मेरे पापा टीचर थे, मगर मम्मी, मेरा टोटल बैकग्राउंड उनका गाँव का था, पूरी ग्रामीण एरिया का था। हम लोग 3 बहन और 2 भाई हैं। बड़े वाले भैया मेरे रेलवे इंजीनियर हैं और मेरी सेकंड नंबर की दीदी जो है अभी खाद्य विभाग में जज नहीं रहे तो उनके जगह में है। और तीसरे नंबर की जो दीदी हैं यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य हैं शक्ति में। और उसके बाद जो भैया हैं जो गांव में खेती किसानी को देखते हैं। हमारा खेत भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ था हम लोग का, ज़्यादा हम लोग जानते भी नहीं थे। गाँव आप सुने भी नहीं होंगे कलमी पाठ, क्योंकि गाँव इतना छोटा था तो वहाँ से हम लोग को बाहरी चीज़ों को समझना बहुत टफ था, हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। बट हमारे पापा बाहर काम करते थे, जिस स्कूल में उनका पहला पोस्टिंग था, तो उनके वजह से हम लोग को बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि हमको बाहर जाना है, आगे जाना है। भैया इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे बिलासपुर कोनी से, तो कहीं ना कहीं भैया का रुझान था कि हमको घर में जितने भी भाई बहन हैं उनको हम पढ़ाएं, तो ये था। फिर मैं लास्ट नंबर की थी जब गाँव में थी, गाँव में ही मेरा पूरा पढ़ाई हुआ था और मैं गाँव में ही अपना पढ़ाई करी। जैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन बताया कि शक्ति कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन हुआ। स्कूलिंग मेरा तो गर्ल्स स्कूल से हुआ है, शक्ति से ही हुआ है। जब मैं एमएससी करने के लिए रायपुर गई तो वहाँ पर मुझे पंडित रविशंकर के उन्हीं के कोरिलेशन में हुआ है गर्ल्स कॉलेज, है ना, वहाँ पर गर्ल्स कॉलेज है, बीबी गर्ल्स कॉलेज रायपुर। वहाँ पर मैंने हॉस्टल में रह के अपना पीजी का पढ़ाई की। उसमें भी चैलेंजिंग था। मुझे जो सब्जेक्ट लेना था वो सब्जेक्ट मुझे गलती से मिल गया था, बोलिए कि क्योंकि मैं केमिस्ट्री को उतना मैं नहीं जानती थी, बट मैं बॉटनी जूलॉजी में मैं अपना नाम डाली थी, तो मेरा साइंस कॉलेज में भी चयन हुआ था, पंडित रविशंकर में भी चयन हुआ था। मगर लक की बात है कि मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ से जूझ रही थी, तो फिर मुझे वहाँ पर लकली बोला जाए केमिस्ट्री में मिल गया गर्ल्स कॉलेज में। तो मैंने वहाँ पर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी। वहाँ पर हॉस्टल में रहती थी, कभी कभार मुझे घर आने के लिए मिलता था। इतना स्ट्रगल लाइफ था उस समय, तो ऐसा भी नहीं था कि आपके पास इतने पैसे रहे एफोर्ड कर सकें। हमारे पापा का ट्रांसफ़र रिटायरमेंट होने वाला था 2006 में। अब पापा बोले कि हम आगे का पढ़ाई आपका नहीं करा पाएंगे। और ऐसा भी होता है कि गांव की जो सोच होती है कि जल्दी शादी कर दें, ग्रेजुएशन तो हो चुका है, तो इस तरह से रहा सर। तो
ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है ठीक मैडम, बढ़िया। और एजुकेशन मैंने बता ही दिया हाँ, कि हाँ। मैं कहाँ करी। पीजी आपका रायपुर से हुआ है? जी रायपुर सर, कॉलेज जी सर, में? गर्ल्स कॉलेज अच्छा से सर। अच्छा मैडम, ये बताइए आप आपका तो जैसे फैमिली बैकग्राउंड देख कर ऐसा लग रहा है कि शिक्षा पे आपने आपके परिवार वालों ने पूरा जोर दिया है, क्योंकि पूरे शिक्षित परिवार से हैं आप लोग। तो ये जो आप पीएचडी किए हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे मैडम? पीएचडी आपने कहाँ से किया है और इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है कुछ? जी सर, बिल्कुल सर। आप बोले कि आपके घर में पढ़ाई का रुझान था। मेरे पापा, हमारे 5 भाई बहन थे, हाँ। तो वो चाहते कि पांचों मेरे LIC जो प्रीमियम हम लोग करते हैं ना, वही समझते थे कि मैं आज इनके ऊपर इन्वेस्ट करूंगा तो बाद में मैच्योरिटी हमको मिलेगी। बहुत बढ़िया। तो वो चीज़ बहुत हार्ट टचिंग वाली बात थी सर, कि सर ने पापा ने हमारे ऊपर पूरा खर्च किया, जितना भी उनका बजट था उनके हिसाब से वो हमारे ऊपर खर्च किए। और रही बात PhD, सर मैंने रोड मैप तो मैं नहीं जानती थी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं है, बट मैं जब रायपुर गई तो वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे टीचर्स को देखती थी, प्रोफेसर्स को देखती थी, तो मुझे लगता था कि इन लोग कितना पढ़ाई किए होंगे, कितना मेहनत किए होंगे। फिर जब मैं PG वहाँ से निकली ना, तो MPhil में जस्ट मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके पहले जब यहाँ हमारे OP चौधरी जी जिला पंचायत सदस्य रहा करते, कलेक्टर रहा करते थे, उस समय मैंने शिक्षा कर्मी ज्वाइन किया था। अच्छा। MSc के जस्ट बाद। हाँ। तो फिर मैंने उनसे छुट्टी लिया था कि MPhil के लिए, तो सर ने कहा कि आप रिजाइन दीजिए और उसके बाद आप अपना जो भी करना चाहेंगे करें। तो मैंने ये काम किया, रिजाइन किया और अपना MPhil की पढ़ाई करने लगी। जब मैं MPhil पंडित रविशंकर शुक्ल में शुरू करी 2008 में, ठीक है, जब मैं स्टार्ट करी तो वहाँ पर का जो माहौल था पूरा रिसर्च, वहाँ MSc के बच्चे भी रिसर्च, ग्रेजुएशन के ऑनर्स कोर्स था, वहाँ ऑनर्स कोर्स भी रिसर्च। तो मुझे लगा कि होता क्या है, ये है क्या। तो जो बुक्स हम पढ़ते हैं ना, टंडन की बुक पढ़ते हैं, है ना, और बहुत सारे पटेल सर की बुक पढ़ते हैं, तो वो वहाँ हैं, उन लोग हैं, वही लिखते हैं उस बुक को। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि यहाँ पर मैं MPhil कर रही हूँ, मेरा तो लघु शोध है। फिर वहाँ पर मेरे गाइड प्रोफेसर रमा पांडे मैडम ने मुझे गाइड किया कि मैडम आप यहाँ पर MPhil कर रहे हैं, आप कंटिन्यू PhD करिए। तो मेरा रुझान तो था, और वहाँ पर सर मैं MPhil में मुझे राजीव गांधी फेलोशिप भी मिला था, जो कि मेरे लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट था, 90,000 मिला था सर। वाह, बढ़िया। तो वो मेरे पढ़ाई के लिए बहुत बेनिफिट था, क्योंकि थोड़े गांव से थी तो थोड़ा मैं पैसे बचा के रखने वाली भी थी। तो PhD में सर इसमें मेरे को काम आया, और मैडम ने मेरे लिए बोला, प्लेटफॉर्म तैयार किया कि आप यहाँ पर PhD करिए, रजिस्ट्रेशन कराइए। तो बोलते हैं ना, जिसके लाइफ में जो स्ट्रगल रहता है सर, वो हर जगह रहता है। हर जगह। मैंने जैसे रजिस्ट्रेशन कराया सर, फिर नए रेगुलेशन चालू हो गए, बोले कि नहीं आपको PhD एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और ऐसा तो हमारा ये था कि हम MPhil कर चुके थे, मगर कह रहे थे कि नहीं PhD के लिए आपको नहीं लगेगा, मगर लास्ट में ऐसा नोटिफिकेशन आया कि हमको PhD के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। लकली हम उस समय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करा रहे थे हमारे डिपार्टमेंट में, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो मैं उसको क्लियर नहीं कर पाई सर। तो फिर बैक टू होम, मतलब मैं वहाँ किराए पे ही रहती थी, मगर वो तकलीफ जो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने क्या किया, मुझे करना था। फिर मैं 1 साल स्ट्रगल करी तो सर उसमें ये था कि उस बीच 2009 में 22 जून को मैंने AP का फॉर्म भरा था, तो उसमें हमारा 2010 में सर हमारा इंटरव्यू हुआ था। तो उसमें जब मैं इंटरव्यू में गई, उसके बाद मेरा RDC क्लियर हुआ सर, क्योंकि मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसके बाद उसमें लग गई। जब मैं एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करी, PhD में आधा मेरा काम हो चुका था, क्योंकि मैंने MPhil किया था वहीं से, तो फिर वो रन किया सर, मेरा RDC हो गया, DRC हो गया, फिर मेरा गेस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया तो मेरा नारायणपुर पोस्टिंग हुआ सर, क्योंकि पैसे नहीं चाहिए, आप कहीं सर्वाइव कर रहे हो और बड़े क्लास में आप जा रहे हो तो आपको सर्वाइव करना है। तो PhD सर मैं रिसर्च करी, सुबह जाती थी अपना 9 बजे, और रात को ऐसा कोई टाइम नहीं रहता था कि रिटर्न होना है, हम 5 बजे कभी 6 बजे रिटर्न होते थे सर। और टोटल हमारा काम अपने खुद से हम टाइप करते थे, उसको पूरा डिजाइन करते थे, मैडम को दिखाते थे कितने बार सिनॉप्सिस हमारा रिजेक्ट हुआ, समरी रिजेक्ट हुआ, फाइनली हमारा थीसिस कंप्लीट हुआ। तो सर मैं 2016 में अपना PhD कंप्लीट करी, मतलब डिग्री मुझे 2016 में मिली है, जब तक मैं जॉब में आ गई थी सर। और मज़े की बात यह है सर, जैसे मैंने नारायणपुर ज्वाइन किया था, बोलते हैं ना कि रुकना नहीं चाहिए,
स्ट्रगल यदि आप कर रहे हैं, स्ट्रगल आप कर रहे हैं यदि, तो कहीं ना कहीं सक्सेस आपको मिलेगी। और यदि मैंने स्ट्रगल किया है तभी आज मैं यहाँ पर हूँ सर, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और ये भी रहा सर कि वो जो स्ट्रगल लाइफ है वो खुद मैंने फेस किया है। ना तो मेरे फैमिली जानते हैं ना कोई। इस बीच में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए, शादी के लिए भी प्रस्ताव आया, बहुत सारे आए, शादी भी हो गई मेरी। मगर जब मैं जॉब में आ गई ना सर, तो 2012 से सर मैं यहाँ पोस्टिंग हूँ, 26 नवंबर 2012 से, और अभी तक मैं यहाँ काम कर रही हूँ। तो यहाँ जो हमारा कॉलेज था सर, गाँव के लेवल के बच्चे आते थे, तो हमको उस लेवल पे पढ़ाई कराना था। तो रिसर्च तो नीडेड है सर आज के डेट में, है ना। और रही बात आपकी पीएससी की, जो आप लोगों को मैं मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग एपी के लिए मैंने सोचा नहीं था, मगर जब बोलते हैं ना कि नए नए लोगों से मिलो। अब यूनिवर्सिटी में इतने धुरंधर प्रोफेसर थे, उन्हीं में से एक सर मुझे पूछ दिए कि आप क्या करना चाहते हैं एमफिल करने के बाद। मैंने कहा कुछ नहीं सर। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम, आप जब तक विजन क्लियर नहीं करेंगे, गोल सेट नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका रोड मैप बना हुआ है कि आपको एपी के लिए क्या क्या तैयारी करनी है, कैसे कैसे जानी है, आपको वही चीज करनी है। आप निरंतरता उसमें बनाए रखिए। तो सर हम लोग जैसे फ्रेंड सर्कल में रहते थे किराए पे, तो हम लोग ना जीडी करते थे, ग्रुप डिस्कशन। कोई हिस्ट्री पढ़ता था, कोई फिजिक्स पढ़ लेता था, कोई मैथ्स पढ़ ले रहा है, कोई ज्योग्राफी, है ना। इस टाइप का हम लोग पढ़ते थे। फिर रात के 11 बजे हम लोग बैठते थे, और ना जो जैसा जैसा पढ़ा रहता था वो अपना क्वेश्चन करता था, जिसको जो आता था वो आंसर करते थे। तो उस समय हम लोग मतलब बहुत काफ़ी हमारा तैयारी हो गया था। और छत्तीसगढ़ उतना डेवलप नहीं किया था, और छत्तीसगढ़ को उतना नोट्स भी ज़्यादा नहीं था, बहुत ज़्यादा सर्च हो गया है ना। तो वो रहा सर। और बेसिक जो हमारा केमिस्ट्री है, मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से है, तो उस समय मेरा केमिस्ट्री में सर जैसे एमएससी ग्रेजुएशन में जो मैंने बुक पढ़ा था, टंडन की बुक हो गई, है ना, और आपकी ओपी अग्रवाल की बुक हो गई, नेचुरल प्रोडक्ट की बुक हो गई, आशुतोष कर की बुक हो गई, जो कि फार्मास्यूटिक का बुक है। फिर बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने लेरिंजर का भी बुक देखा, है ना, उसको भी देखा कि काफ़ी उसमें नॉलेजेबल था। प्लस मैं बेसिक एरिया से उठाई थी सर, लुसेंट का बुक आता है, ये ना साइंस के लिए भी आता है और सीजीजीके के लिए भी आता है, कंबाइंड रहता है। तो मैं उसको भी बेसिक के लिए उठाई थी। ये तो मेरे पास था कि मैं थ्योरी पढ़ी थी, प्रैक्टिकल पढ़ी थी, तो ये नॉलेज था, बट मैंने पर्टिकुलर उसके लिए तैयारी करना है तो वो भी उठाया। और केमिकल साइंस की एक हमारी बुक आती है, उसको भी मैंने रीड किया था सर। तो एक दिन में कोई भी एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते। तो सर ये क्रैकिंग का जो काम था मेरा एपी क्या बोलते हैं एमफिल जब मैं पढ़ रही थी ना, तब से शुरू था, क्योंकि हमको पता था ये तो पढ़ाओ जैसे खत्म होंगे उसके बाद हमको फिर से स्ट्रगल लाइफ चाहिए। तो फिर हम जाएंगे स्ट्रगल लाइफ में, तो उससे पहले हम तैयार कर लेते हैं। तो हमने कंसिस्टेंसी में इसका तैयारी करते रहा। बढ़िया मैडम, बहुत अच्छा। और मेरे को ये बताइए, आप इतना सारा आपका आपने अपना स्टोरी बताया, निश्चित रूप से मोटिवेशनल स्टोरी है कि आज की जनरेशन में जो जिस परिवेश में आपने पढ़ाई लिखाई किया है अपना, है ना, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे सुन रहे हैं बिल्कुल इनसे प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। ये बताइए मैडम, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जब चयनित हुए तो क्या प्रतिक्रिया रही, क्या लगा आपको? ऐसा कुछ अनुभव कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि क्या रिएक्शन था आपका? रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा था सर, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं मेरे, क्योंकि जब लिस्ट में मेरा नाम आया तो घर से कॉल आया, क्योंकि उतना ज़्यादा मोबाइल कीपैड रहता था सर। तो मेरे को वहाँ पर बताया कि आपका चयन हो क्या है करके। फिर लिस्ट जो है 2012 में हम लोग को पोस्टिंग हुआ, दीपावली के उपलक्ष्य में हमको गिफ्ट दिए थे। तो एक मेरे यहाँ एसडीएम रह चुके हैं पंकज डाहिरे सर, अच्छा, हाँ, वो मेरे साथी थे नारायणपुर में। अच्छा। वो बहुत एक्साइटमेंट दिखाई, क्योंकि वो पीएससी के लाइन पे ही थे। तो बोलते मैडम हमको पार्टी चाहिए। तो सर उस दिन ऐसा मेरा रूम को उन लोग माहौल ऐसा बना दिए थे, मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हूँ और मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिला है। और मेरे घर वाले तो खुश थे, कॉल के ऊपर कॉल आ रहा था कि तुम कब ज्वाइन कर रही हो, कैसे कर रही हो। इवन सर मेरे प्रिंसिपल यहाँ हमारे डॉक्टर ए.की. चतुर्वेदी सर हैं, उनका भी कॉल आया कि मैडम आप ज्वाइन कब कर रही है। तो सर मुझे तो पता नहीं था सर, मुझे लेटर नहीं आया। मैं बहुत डर गई थी कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि
आप जब एक स्टूडेंट रहते हैं तो आपके पास कोई बर्डन नहीं रहता बर्डन है, नहीं रहता। मगर आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसते हैं ना, या आपको मिलना जाता है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको उसको कैसे संचालित करना है, कैसे माहौल होगा, हम उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन माइंड में घूमते हैं। तो सर बोले कि आप आ जाइए मैडम, हम करा देंगे। तो सर का जो सरल स्वभाव था, तो मैं अपना बस पकड़ी, वहाँ से नारायणपुर से आई शक्ति में मेरे दीदी और मेरे जिया जी आसाराम जगत जी हैं, वो थे, तो वो वहाँ प्रिपेयर करके रखे थे, फिर सर के पास गए। तो सर वो बहुत अच्छा था। मेरा फर्स्ट सैलरी सर 3 महीने बाद मिला था, क्योंकि प्राण नंबर सिस्टम था। शुरू में लेट होता है थोड़ा। जी सर, तो पूरे पैसे मैं पापा को दी थी अच्छा, सर। बहुत बढ़िया। पापा को दी थी सर, इतना अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली होगी उसको। बहुत खुशी हाँ। सर। पापा देखकर हाँ। मेरा बेटा, तो हमको हमेशा हाँ, बोलते थे मेरा बिल्कुल। बेटे का पैसा है, बिल्कुल मेरे बेटे का हाँ, पैसा है, तो वो सही बात चीज़ है। मुझे बहुत अच्छा लगा सर। नहीं, बहुत अच्छी बात है मैडम कि एक बेटी, खासकर एक बेटी जब अपने बाप को देती है कि मैं कुछ कमा के दे रही हूँ मैडम, आपकी बदौलत है, ऐसा करके उनके बोलते हैं, तो पापा वास्तव में उनको गर्व महसूस होता है निश्चित रूप से, है ना। तो बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात पूछना चाहता हूँ कि बच्चे लोग थोड़ा इंटरव्यू को देख के घबराते हैं कि इंटरव्यू कैसा होता है, क्या होता है, जबकि उनका सिलेक्शन का प्रक्रिया हुआ नहीं रहता, लेकिन एक मन में जिज्ञासा रहती है कि इंटरव्यू होता कैसा है। तो थोड़ा सा संक्षेप में इंटरव्यू के बारे में आप बताने का कष्ट करेंगे। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी कि जो चेहरे का हाव भाव और उठना बैठना रहता है, वो फुल कॉन्फिडेंस आपको दिखानी है, ठीक है। प्लस आपको क्या दिखाना है, जब आप बेसिक चीज़ को पढ़े हैं और उस पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के बारे से आप जानते हैं, तो सामने वाला जितना भी क्वेश्चन करेगा, आपके मुंह से वो ऑटोमेटिक आंसर निकलेगी। तो आपको बिल्कुल झिझकना नहीं है, बॉडी लैंग्वेज आपको अच्छे से रखना है, कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखनी चाहिए, आपका चेहरा फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको झिझकना नहीं है। और जो आप बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं तो आप तो बोलिए, और नहीं आपको पता नहीं है तो आप सॉरी बोल के साथ हो जाइए। आपको, क्योंकि वहाँ जो एक्सपर्ट बैठे, मेरे साथ ऐसा हुआ था सर, 5 एक्सपर्ट थे उस समय, यादव सर थे, 4 इधर एक्सपर्ट थे, जीके के एक्सपर्ट थे, मेरे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे सर। 1 बाय 1 क्वेश्चन देते थे मुझे और मैं सेटिस्फाइड करते जाती थी। उसके बाद देन क्वेश्चन आ जाता था, सर बोलते थे कि सर तो मुझे एससी समझ लिए थे, है ना। तो वो पूरे यहाँ पे गुरु घासीदास बाबे का नाम पूछे, मंगू दास उनके पापा हैं, सब मैं बताई। फिर वो उनको बाद में लगा होगा, फिर उसके बाद इधर क्वेश्चन आया, मतलब पूरा कॉन्फिडेंटली। अब देखिए मैं उस जगह को कैसे याद करी थी, क्योंकि मैं तैयारी कर रही थी, मैं पीएससी का तैयारी कर रही थी, एपी का नहीं, मैं पीएससी का तैयारी कर रही थी। मगर उस क्वेश्चन को उन्होंने जब मुझे फेस करना हुआ, तो मैं कॉन्फिडेंस से उस आंसर कर पाई। तो आप बिल्कुल भी प्रिपेयर रहिए, और तैयारी करने की बाद कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, आपको मैगजीन से मिलेंगे मटेरियल पढ़ने के लिए, आप आजकल मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक से आपको मटेरियल मिलेंगे, छोटे बच्चे की बुक से भी मटेरियल मिलेंगे। मतलब कहीं भी आप जाएंगे, यदि आपका माइंड करता है कि आपको एपी क्रैक करना है, एपी का इंटरव्यू फेस करना है, आपको उस चीज को करना है, तो आपको हर जगह उसी को क्वेश्चन दिखेगा, बिल्कुल मतलब पूरा विजिबल दिखेंगे। हाँ, आपको लगेगा कि इधर भी जा रहे हो तो एपी का क्वेश्चन इधर भी जा, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक। और जैसे कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं ना, तो आईने के सामने आप बैठ जाइए और मस्त 1 घंटा 1.5 घंटा इतना बोलिए, इधर उधर बोलिए और कॉन्फिडेंटली बोलिए। आप आईने को देख रहे हैं, आप अपने आप को देख रहे हैं, है ना। वैसे ही आप वहाँ पर आपको सर लोग को रिस्पेक्ट करना है और अपने आप में कॉन्फिडेंट बना के रखना, बिल्कुल डरना नहीं है। जी जी ठीक मैडम। मैं आज अच्छा लगा कि आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक इस एपी एग्जाम और पीएचडी के बारे में बताया। बच्चे बिल्कुल लाभान्वित होंगे इससे। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा मैडम, स्टूडेंट के लिए आप क्या संदेश देना चाहें, क्योंकि देखिए सीजी में अभी सेट का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद जस्ट एपी का वैकेंसी आने वाला है, तो इसके बारे में आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से खासकर जो बच्चे हैं उसके लिए कुछ संदेश देना चाहूँगा। मैं अभी तक देखी हूँ कि बच्चे, अभी जनरेशन के जो बच्चे हैं, अपने जिस चीज़ को क्रैक करना चाहते हैं उसके लिए अवेयरनेस नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप सेट की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सिलेबस को रीड करिए, डेली सिलेबस को रीड करिए और देखिए कि ऐसा मटेरियल कहाँ कहाँ आपको मिलता है। जनरली केमिस्ट्री में मैंने देखा है कि केमिस्ट्री रस आयन है ना, उसको इतना डरते हैं,
डरना नहीं है। आप देखिए, आप सोते रहेंगे वहां पर भी केमिस्ट्री सोचिए, खाते रहते हैं वहां पर भी केमिस्ट्री सोचिए, है ना। आप यदि नहाने भी जा रहे हैं तो यहाँ पर किस टाइप का केमिस्ट्री होगा, पानी की केमिस्ट्री है वहाँ, केमिस्ट्री है ना। तो सोते जागते पहन भी रहे हैं ना, तो यदि आप कोई कलर कपड़ा तो इसमें कौन सा रंजक होगा, है ना। कुछ आप मोबाइल भी रख रहे हैं तो कौन सा पॉलीमर होगा, इसमें क्या रिएक्शन होगा, मतलब आपको उसको प्रैक्टिकली समझना है। और जो प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं ना, उसको याद करना नहीं पड़ता, क्योंकि हमने किया है उसको और महसूस किया है। तो सिलेबस आपका हमेशा देखिएगा केमिस्ट्री में, आपका इनऑर्गेनिक से आपका जितने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह हैं ये आते हैं, है ना। आपका एमएमटी की बुक है ना, एमएमटी की बुक है, मदन मोहन तिवारी करके उनका बुक है, उसमें ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड का भी दिया है ना, ऑर्गेनो कंपाउंड का दिया है। आप उसको सबको पढ़िए और ऐसा पढ़िए रिएक्टिव के साथ, रिएक्टिविटी कैसे दिखा रही है और किस टाइप का एलिमेंट्स है, उसमें सेंट्रल एटम क्या है, लिगेंड्स क्या है, इस टाइप का पढ़िए। ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक का ही पार्ट रहता है, उसी से मिलकर बना रहता है। तो ये कंपाउंड्स पढ़ते हैं, इसमें क्रियात्मक ग्रुप पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रिएक्शन कंप्लीट करने दे दिया, कभी कभी ऐसा होता है कोई कंपाउंड दे दिया, इसका नाम बताओ, IUPAC नेम बताओ, ऐसा बोलते हैं। तो घबराना नहीं है, आपको कोई आप सिलेबस पढ़े हैं, है ना, आपको पता है कि एल्डिहाइड पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्रियात्मक ग्रुप एल्डिहाइड का ही होगा, एल्डिहाइड ग्रुप का ही होगा। कीटोन पढ़े तो कीटोन का ही होगा, एसिड ग्रुप पढ़े तो एसिड का ही होगा। तो इस तरह से हमको करना है। जैसे कि एलिमेंट टेस्ट में मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था कि सल्फर का टेस्ट कैसे लगाते हो, नाइट्रोजन का टेस्ट कैसे लगाते हो, है ना, आपका हाइड्रोजन का टेस्ट कैसे लगाते हो। तो स्मार्टली आपको पढ़ना है और कोशिश करिए कि आप ड्रॉ करिए उसको, एकदम ड्रॉ करिए कि ये नाइट्रोजन में हम क्या क्या कौन कौन से रिएजेंट डाले थे, तो नाइट्रोजन का टेस्ट दिया था, सल्फर में हम क्या क्या रिएजेंट डाले थे। ये आप सोते हैं वापस रखिए तो एकदम इजी पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या रहता है, उसका जो रिएक्शन होता है, या थर्मोडायनामिक में आप जनरली पढ़ोगे कि उसका रिएक्शन को दे दिया, ये किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का है कि फर्स्ट थर्मोडायनामिक का है कि सेकंड थर्मोडायनामिक का, तो आपको उस चीज़ को याद करना है। यूनिट पूछ सकता है, ग्राफ पूछ सकता है कि पैराबोलिक था कि स्ट्रेट था कि क्या था, तो आपको फर्स्ट इन टोटल आपको करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो जनरली हम लोग जनरल केमिस्ट्री पूछा जाता है, हम लोग ज़्यादा उसको सोचते हैं कि नहीं एकदम डीप पूछा जाता है, हम लोग जनरल केमिस्ट्री रहता है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिकल जो हमारे जनरल दिनचर्या में हम लोग यूज करते हैं उसी से वो पूछते हैं, है ना, उसी से पूछते हैं। तो फिजिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगभग मिलता जुलता रहता है, तो आप लोग को इजी होगा। एक आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो देखिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या रहता है, जो हम लोग आसपास हमारे एनवायरनमेंट है उसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है और किस प्रकार के टॉक्सिन रखते हैं, कौन बीमारी पैदा करता है, सनलाइट कैसा होता है ना, उसके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हमारे बॉडी में पड़ेगा तो क्या होगा। बहुत सारे इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपको डीप नॉलेज रखना है, तो आपको इजी होगा केमिस्ट्री। ठीक है सर, ठीक मैडम, धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से आज केमिस्ट्री विषय के बारे में बच्चों को बताया कि उसमें CG सेट की तैयारी कैसे करें, असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, PhD की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में आपने बड़े विस्तार से बताया। निश्चित रूप से मेरे को बहुत खुशी हुई क्योंकि इतना डीपली नॉलेज आपने डीपली बताया है हर चीज़ को। बच्चे निश्चित रूप से इस वीडियो को देखेंगे तो जरूर उनको लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी सर, जी मैडम, यदि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब क्रैक करके यहाँ पर बैठा है तो कहीं ना कहीं मेरा लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा। और मैं जिस जगह में से बिलोंग करती हूँ वहाँ लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी जिस समय मैं पढ़ाई कर रही थी। तो बच्चों आपके बीच बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आएंगे, बस उसको फेस करना आपको सीखना है कि आपको कैसे उसको फेस करना है और उसके लिए आपको तर्क वितर्क लगाना है कि हम इससे कैसे निकलेंगे। और चैलेंज आ गया तो आप बुक की जो पढ़ाई की कंसिस्टेंसी है उसको बैक नहीं करना है। किसी का शादी और ये सगाई वगाई कुछ कुछ आ जाता है तो इसको आज ना पढ़े कल पढ़े, ऐसा बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपका कोटा यदि आज शादी है घर में तो आप रात में 3 घंटा आप अपना पढ़ लीजिए और उस शादी को एंजॉय कीजिए। तो ये आप बिल्कुल करिए। ऑल द बेस्ट सबको। थैंक यू मैडम, और बहुत अच्छा लगा आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए पुनः एक बार सुमेश की क्लासेस चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी बात कि आपको राजीव गांधी फेलोशिप के अवार्ड भी मिला है, स्कॉलरशिप मिला है,
आपने पीएचडी किया, एमफिल किया, उसके बाद यहाँ तक आप पहुँचे। निश्चित रूप से एक बड़ा एक लंबा पीरियड है आपके एजुकेशन का। निश्चित रूप से बच्चे इससे लाभ प्राप्त करेंगे। और मैडम मैं एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए थैंक यू सो मच सर। और आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं और आपको जल्द से जल्द प्रोफेसर बनने के लिए शुभकामनाएं कि आप जल्द से जल्द प्रोफेसर बने और फिर आगे चल के प्रिंसिपल बने और पीजी प्रिंसिपल बने। ठीक मैडम, थैंक यू मैडम। ओके।